हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। और हम कवर कर रहे हैं परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी यूनिट 5। यूनिट 5 का ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। आप जाकर अपना रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन इन दिस non-stop PYQ classes extremely useful for UGC, NET, JRF, DSSB, EVGC, CUET, PG सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसलेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दैट वी प्रोसेस इन इज नोन एज। कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हम संवेदी सूचना को अर्थपूर्ण रूप में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। अर्थात्मक कूटलेखन, प्रकारात्मक डिकोडिंग, प्रस्तावनात्मक निरूपण या व्यवहारिक निरूपण। इंग्लिश में कहता है सेमांटिक इनकोडिंग, एपिसोडिक इनकोडिंग, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रैग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेमांटिक इनकोडिंग। सेमांटिक इनकोडिंग में ही क्या करते हैं, मीनिंगफुल इनकोडिंग करते हैं। सेमांटिक इनकोडिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम मीनिंग को समझते हैं जो कि हमें कन्वर्ट करने में, ये इंफॉर्मेशन को ये करने में, स्टोर करने में मदद करता है। किसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे याद करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन। विजुअल यानी जिसे हम देख सकते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन से गेस्टाल्ट दृश्य संगठन का सिद्धांत नहीं है। सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, लैटरलाइजेशन एंड कॉमन फिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैटरलाइजेशन। लैटरलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो है मस्तिष्क के अर्धगोलार्ध के कार्य विभाजन से जुड़ा हुआ रहता है। यानी गेस्टाल्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है किसको, परसेप्चुअल ग्रुपिंग इन विजन। एंड लैटरलाइजेशन जो क्या करता है वो हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन है जो कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। सिमिलैरिटी, प्रोक्सिमिटी और कॉमन फेट जो है वो क्या है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व, यानी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या शामिल होता है। अवर्जन थेरेपी, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, एंजाइटी हायरार्की एंड टाइम आउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेसिप्रोकल एंड एंजाइटी हायरार्की। ओके, इसमें सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस विधि में हम चिंता को कम करने हेतु क्या करते हैं, पारस्परिक अवरोध का प्रयोग करते हैं और साथ में भय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको स्नेक से डर है, तो अगर आपको स्नेक से या स्पाइडर से डर है तो पहले आपको उसको पिक्चर दिखाया जाएगा कि आपको पिक्चर से कितना डर लग रहा है, फिर आपको फेक स्पाइडर दिखाया जाएगा, फिर रियल दिखाया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो प्रोसेस होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू परसीव अ स्टिमुलस प्रेजेंटेड एट एन इंटेंसिटी दैट इज बिलो थ्रेशोल्ड, यानी उस क्षमता को दर्शाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो उस क्षमता को दर्शाता है जिसमें तंत्रिका तंत्र सीमा से नीचे प्रस्तुत उद्दीपन को ग्रहण करता है। तो सब्लिमेशन परसेप्शन इसका राइट आंसर होगा। सब्लिमेशन परसेप्शन में क्या होता है कि जो उसकी जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, किससे, थ्रेशोल्ड से नीचे भी होती है। तो हम क्या करते हैं, विदाउट कंसस, विदाउट अवेयरनेस हम उसे क्या करते हैं कि उसे पहचान जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइकोलॉजिस्ट डिफाइन which as a long lasting change in behavior induced by the experience without any doubt learning, क्योंकि learning क्या है, परमानेंट चेंज है, किसे, हमें ये जो लाइफ लॉन्ग चलती है। और मैचुरेशन एंड फटीग इज द
क्या है, परिपक्वता से उत्पन्न बदलाव से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द आर्ग्यूमेंट मेड बाय कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। हम जो कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपको कम समय में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या 2012 से लेकर 2025 तक के, जून तक के, एटलीस्ट जून तक के हर यूनिट के आपको अलग अलग पीवाईक्यू मिल रहा है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहता है, सेल्फ रेगुलेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन एडवांस रीजनिंग। ऑप्शन बी कहता है सोशल कंस्ट्रक्शन इज द वे चिल्ड्रेन, और थर्ड ऑप्शन कहता है ह्यूमन सिंस लॉन्ग हैड कैपेसिटी टू डेवलप मोरल बिहेवियर, और फोर्थ ऑप्शन में है ह्यूमन आर बोर्न विथ इनेट डिस्पोजिशन शेप्ड बाय आवर जीन्स। तो कॉग्निटिव सोशल लर्निंग में क्या होता है, किस पे फोकस करता है, कॉग्निटिव सोशल लर्निंग जो है वो सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे फोकस करता है। बिहेवियर इज गाइडेड बाय इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ बेल वाज साउंडेड बाय ए Pavlov and then 2 minutes later a plate of meat powder was presented to the dog. We would term this arrangement as which conditioning, यानी कहते हैं Pavlov ने पहले घंटी बजाई और 2 मिनट बाद कुत्ते को मांसचूरन दिया गया, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक टाइम गैप के बाद जो है उसे ये अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है। सीएस और यूसीएस के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा टाइम गैप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि 2 मिनट लेटर, ओके। तो इसमें आपका आएगा ट्रेस कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द प्रोसेस ऑफ चंकिंग परमिट अस टू, यानी चंकिंग प्रक्रिया में हमें किसकी अनुमति देती है। द एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी, ट्रांसफर और इंफॉर्मेशन टू एलटीएम, एक्सपैंड द कैपेसिटी आवर एसटीएम, एक्सपैंड द कैपेसिटी टू आवर एलटीएम। तो चंकिंग क्या करते हैं, चंकिंग में हम किसी चीज को ग्रुप में इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, ओके। और इससे हमें क्या होता है कि चीजें हमें जल्दी से याद हो जाती है, पर इससे एसटीएम की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंडेड द कैपेसिटी ऑफ आवर एसटीएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेंसेशन सीकिंग अमंग एडोलसेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, यानी किशोरों में संवेदना अन्वेषण को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है। लो सेल्फ रेगुलेशन से, लुकिंग फॉर नोवेल एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग या सोशलाइजेशन। तो संवेदन अनुशासन में नवीन और उत्तेजक अनुभवों की खोज शामिल होती है। ये कब होता है, ये विशेष रूप से किशोरावस्था में देखा जाता है। सेंसेशन सीकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप नई नई चीजों का खोज करने निकल जाएंगे, या फिर स्कूबा डाइविंग, ये सब कौन करता है, किशोर लोग को ज्यादा होता है। जब एज ज्यादा होता है वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, खत्म होने लगता है। लुकिंग फॉर नोवेल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस एन इंटेंसिव नेगेटिव इमोशन फेल टू रिकलेक्ट द इमोशनल इवेंट, दिस इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटिवेटिव फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में क्या होता है कि हम चीजों को क्यों भूलना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें पेन देते हैं, हम जानबूझ के उस चीजों को भुलाना चाहते हैं। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती होंगी जो आपको बहुत ज्यादा झकझोर देती है, आप उससे क्या करते हैं, अगर कोई पूछता भी है क्या हुआ था उस टाइम, तो आप बोलोगे नाम मत लो, याद मत दिला। तो क्यों, क्योंकि आपका मोटिवेशन है उस चीजों को भूलना, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर टू डिसाइड ऑन बाइंग अ प्रोडक्ट दैट वाज रिपीटेडली अपीयरिंग ऑन टीवी स्क्रीन इज एट्रीब्यूटेड
विदाउट एनी डाउट सब्लिमिनल परसेप्शन, क्योंकि वो मूवी वाली आपको एग्जांपल पता होगा कि मूवी में बीच बीच में क्या दे रहा था, इंटरवल में ईट पॉपकॉर्न और ड्रिंक कोला का ऐड आ रहा था। तो रिसर्च में ये पाया गया कि उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सेल हुआ था पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का। मतलब कहना ये चाहता है कि सब्लिमिनल परसेप्शन में क्या होता है कि आप कॉन्शियस नहीं होते, आप उस चीज के बारे में, स्टिमुलस के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, फिर भी क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी आपकी दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन ड्रेस्ड इन अ गोरिल्ला शुड वॉक अननोटिस्ड थ्रू a group of students playing basketball. How can this phenomena be described? यानी गोरिल्ला की पोशाक पहने एक व्यक्ति का बास्केटबॉल खेलते छात्रों के बीच में बिना ध्यान दिए निकल जाना किस घटना को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन अटेंशन ब्लाइंडनेस। इन अटेंशन ब्लाइंडनेस क्यों होता है? जब कोई क्या होता है, जब ध्यान जो है किसी अन्य कार्य पर केंद्रित हो जाता है, इस कारण हम क्या करते हैं, जो अप्रत्याशित उद्दीपक है वो दिखाई नहीं देता है। यानी अटेंशन क्या है, अटेंशन एक फोकस है, जहाँ आप किसी चीज पे आप फोकस करोगे तभी उस पे आप अटेंशन दोगे। लेकिन इनअटेंशन ब्लाइंडनेस कब होता है? जब इंडिविजुअल फेल टू नोटिस अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस। इन द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी गिवन बाय हल, एसएचआर स्टैंड फॉर, यानी हल के जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत में एसएचआर का हल अर्थ क्या होता है? एसएचआर का अर्थ होता है हैबिट स्ट्रेंथ। हैबिट ये हल के अनुसार क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ जो है वो एसएचआर है, जो क्या करता है, स्ट्रेंथन ऑफ लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, और जो कि रिइंफोर्समेंट को क्या करता है, बढ़ाता है। Which of the following are the motivated factor in learning? Intelligence, nature of task, नॉलेज ऑफ रिजल्ट या रिइंफोर्समेंट, यानी अधिगम में प्रेरणा के कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो नेचर ऑफ टास्क, नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड रिइंफोर्समेंट। टास्क कैरेक्टरिस्टिक, फीडबैक और इन्फोर्समेंट जो है इसका मेन फैक्टर होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा जो है वो गलत है? इंट्रोजेक्शन रेफर्स टू इंटरनलाइज रूल्स observed from other. Retroflexion refers to doing to oneself what one wants to do to other. Confluence refers to absence of conflict and total agreement. And D कहता है deflection refers to attributing aspect of ourself to other. तो इसका राइट आंसर जो है वो डिफ्लेक्शन इन्वॉल्व अवॉइडिंग क्या है, डिफ्लेक्शन रेफर्स टू एट्रीब्यूटिंग एस्पेक्ट ऑफ द अवरसेल्फ टू अदर। इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग वन स्ट्रेस टू अदर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, नॉट डिफ्लेक्शन। तो ये जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि जो गलत है उसे हमें पहचानना है। तो क्लासिक का पहला ऑप्शन कहता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। A previous naturally stimulus comes to elicit a response after it is paired with a stimulus what automatically elicit that response। यानी कहता है कि एक पहले से मौजूद प्राकृतिक स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स पैदा करने लगता है जब उसे एक स्टिमुलस के साथ क्या किया जाता है, पेयर कर दिया जाता है, जो अपने आप में वो क्या करता है, रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन में क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट सर्टेन स्टिमुलस ऑटोमेटिकली एलिसिट सर्टेन रिस्पॉन्स विदाउट लर्निंग। पर ये तो सही नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। और ऑप्शन डी में कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जी नहीं, in classical conditioning there is no association between stimulus and response, ऐसा तो नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो क्या बनता है, ऑप्शन सी एंड डी इज द इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, यानी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी में क्या सही है, शेप, इल्यूमिनेशन, कलर और डिस्टेंस। तो बिल्कुल शेप जो है वो सही है। शेप में क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी जो है अगर दूर भी जाती है तो हमें पता है कि वो स्क्वायर शेप में है, सामने में भी यही स्क्वायर शेप में ही दिखेगा। और फिर क्या होता है, कलर, शेप और कलर दोनों सही है। अगर जैसे आप ये सोचते हो कि रात में अगर आप कहीं जाते हो और डिफरेंट कलर की लाइट जलती है और आपको पता है कि मैंने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी है, तो आप कंफर्म होते हो कि दिस वन इज ईसी। अगर ग्रीन पहने हुए हैं और हम मरून पहने हैं और ग्रीन लाइट में हमें ब्लैक दिखती है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कलर चेंज नहीं हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, शेप एंड कलर। अगला क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के कौन कौन से टाइप है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप है डिक्लेरेटिव मेमोरी, और इसके जो सब टाइप हैं क्या है, एपिसोडिक मेमोरी और सेंसरी मेमोरी जो क्या है, सेपरेट ऑफ शॉर्ट लास्टिंग मेमोरी स्टोर। ओके, द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड सी, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज यूज्ड इन। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत में किसमें प्रयोग किया जाता है, टोकन इकोनॉमी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या एवर्जन थेरेपी। तो सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन एंड एवर्जन थेरेपी इज द based on classical conditioning principle. Okay, the right answer is option number B and the option D will be correct. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैच ऑफ द फॉलोइंग से है, मेमोरी की मैचिंग है, सेमेटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, फ्लैशबल्ब मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। तो सेमेंटिक मेमोरी किससे रिलेटेड है, सेमेंटिक मेमोरी जो है वो स्टोर क्या करता है, फैक्ट एपिसोड, फैक्ट क्या स्टोर्स फैक्ट। द राइट आंसर इज ए का 1। एंड एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, एपिसोडिक मेमोरी हम क्या करते हैं, पर्सनल चीजों को स्टोर करते हैं। दिस वन इज विविड मेमोरी इन मेमोरी, टाइम टेबल और प्लेस जो है वो एपिसोडिक में जाएगा। फ्लैशबल्ब मेमोरी में क्या होता है, फ्लैशबल्ब मेमोरी में विविड इमोशनल इवेंट, यानी जो हमारे कुछ चीजों को हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उसको याद करते हैं ना, तो इसका हो गया 2। एंड प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी जैसे कि स्टोर स्किल, वो प्रोसीजर से रिलेटेड होता है, तो हम क्या करते हैं जिसमें स्किल के सीखते हैं, जैसे साइकिलिंग करना, बाइक चलाना, कार चलाना इत्यादि। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि स्नाइडर, डायनर, एंटोनोवक्सी, प्रेडिक्शन, और उसमें प्रोसेस किसने क्या प्रोसेस दिया हुआ है। तो स्नाइडर प्रपोज क्या किया था, स्नाइडर ने दिए थे होप थ्योरी, ए का 3। एंड डायनर, डायनर किस पे काम किए थे, हैप्पीनेस थ्योरी, बॉटम अप
यस। ए का 3 एंड बी का 1। बॉटम अप एंड टॉप डाउन थ्योरी किसने दिया था? वो डाइनर ने दिया था। एंड एटोनोमॉस्की क्या था? एटोनोमॉस्की जो थे वो क्या किए थे? सैल्यूटोजेनिक मॉडल को दिए थे। थर्ड का जो है वो फोर्थ होगा। एंड फ्रीडरंग जो है वो ऑप्शन नंबर 2, ब्रॉडबैंड एंड ब्यूल्ट। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 किससे है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। विदाउट एनी डाउट, ARPM, अटेंशन, रिटेंशन, reproduction and motivation. The right answer is option number D, BACD. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि इन अ फिगर ग्राउंड परसेप्शन द स्टिमुलस विथ 2 और मोर डिस्टिंक्ट रीजन, द रीजन सीन एज फिगर contains the object interest and the other region is perceived as the background। तो ये बिल्कुल सही है कि फिगर ग्राउंड परसेप्शन में क्या होता है, दो या ज्यादा अलग अलग रीजन वाले स्टिमुलस में एक फिगर होता है और जो दूसरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बैकग्राउंड होता है। और स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है? फिगर ग्राउंड परसेप्शन कैन बी एम्बिगुअस। ओके, यानी वो साफ नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। तो इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट choose the most appropriate answer of the option given। तो option 1 and option 2 both are correct। The right answer is option number 2। Again, assertion and reason। monthly salary is a reinforcement at workplace and reason कहता है variable ratio schedule produce high response rate। both are true but एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि मंथली सैलरी जो है वो फिक्स्ड इंटरवल का पार्ट है और वेरिएबल शेड्यूल जो है वो क्या करता है? इंक्रीज रिस्पॉन्स रेट। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बोथ आर ट्रू बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, ये दोनों अलग चीजें कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड दैट द declarative memory can either be episodic and semantic। तो इसे ये क्या बोलते हैं? टल्विंग ने क्या दिया था? टल्विंग ने डिक्लेरेटिव मेमोरी दिया था, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक एपिसोडिक और एक सेमेंटिक। एपिसोडिक में क्या करता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो है, व्यक्तिगत आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ रहता है। एपिसोडिक चीजें जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले हो तो कहाँ पर मिले हो, आपका फर्स्ट टाइम बर्थडे किस डेट को बना था, इस टाइप की ये मेमोरी। तो ये कौन किसने दिया था? एंडल टल्विंग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस एन इंटेंसिव नेगेटिव इमोशन फेल टू रिकलेक्ट द इमोशन इवेंट, दिस इज नोन एज। एक व्यक्ति जिसने तीव्र नकारात्मक भावना का अनुभव किया और उस भावनात्मक घटना को याद नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। क्योंकि आप भूलना चाहते हो, आप नहीं याद करना चाहते, उस चीजों पे आपका कभी फोकस ही नहीं गया, आप चाहते हो कि उस चीजों को आप भुला दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू वाटसन कंसर्टमेंटलिज्म रेफर्स टू, यानी वाटसन के अनुसार चेतन मानसिकता से तात्पर्य है। तो वाटसन ने रिजेक्ट किया था किसको? मेंटलिज्म को। बट कंसर्टमेंटलिज्म एंड अटेंशन गिवन टू वंस ओन थिंकिंग एंड एक्टिविटी rather than observable behavior। तो अटेंशन टू थिंकिंग एक्टिविटी इज द राइट आंसर। द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिक्वेंशियल
ऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार उसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, कैसे शुरू होता है, पहले शुरू होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस से, फिर उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस को पेयर किया जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन, जिसको देखकर आपको नेचुरली चीज है कि आपको मुंह में पानी आएगा ही आएगा, तो वो क्या हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसे किससे पेयर किया जाता है, बेल से पेयर किया जाता है। तो कुत्ता मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस कराया जाता है तो क्या होता है कि कुत्ते को ये एहसास हो जाता है कि अगर बेल बजेगा उसके बाद ही हमें खाना मिलेगा, तो वो वो पेयरिंग होती है उसे कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है क्या, बेल, और फिर वो क्या फॉलो होता है, फिर आपके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, यानी बेल पे ही आप रिस्पॉन्स करने लगते हो, आपको भोजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखते हैं पहला क्या होगा, अ स्टिमुलस सच एज फूड इज प्रेजेंटेड टू एन organism which is called unconditional stimulus, this one is option 1। और फिर क्या होगा, फिर जो है हम क्या करते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस सच एज लाइट इज प्रेजेंटेड जस्ट द प्रायर टू फूड, यानी फूड से पहले क्या देते हैं, वो लाइट देते हैं। पेयरिंग किससे कर रहे हैं, लाइट से। देन the natural stimulus light done is provide which is make organism to salivate, यानी लाइट पे ही अगर वो क्या करने लगता है, सेलिवेशन करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, the natural stimulus make the organism salivate वन 2 3 and 4, ए सी, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत है, neutral stimulus such as light is presented just prior to food, this one is step 2। and then neutral stimulus light done is provided which is make on organism to salivate, this one is 3, okay, and this one is 4, and the right answer is option number 4, sorry 4 नहीं, इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं जाइगार्निक इफेक्ट, जाइगार्निक इफेक्ट क्या बतलाता है, तो जाइगार्निक इफेक्ट जो है वो अनफिनिश्ड वर्क को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। जाइगार्निक इफेक्ट में क्या होता है, हम जो काम को पूरा नहीं करते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है कि पूरे किए गए कार्यों को तुलना में अधिक समय तक याद रहता है। जो हम अनफिनिश्ड कार्य हम करते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद होता है, ऐसा जैगार्निक इफेक्ट में बताया गया था। तो द टेंडेंसी टू रिमेम्बर अनकम्प्लीट टास्क लॉन्गर द कंप्लीटेड वन, ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटसन बिहेवियर आर नॉट, यानी कि वाटसन के व्यवहारवाद के दो विशिष्ट उद्देश्य कौन से नहीं है, ओके। तो वाटसन का व्यवहारवाद क्या था, सुदृढ़करण पे आधारित नहीं था। सुदृढ़करण यानी कि prediction and Watson emphasized on prediction and control of behaviorism, control of behaviorism, but did not focus on reinforcement, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू स्टडी लर्नर इन लेबोरेटरी एंड एग्जामिन इफेक्ट ऑफ reinforcement इज नॉट अ पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग से इम्प्लिसिट मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड फ्लैशबल्ब मेमोरी। इसका तो इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी जो होता है परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड है। वर्किंग मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी जो है स्टोर इन फ्यू सेकेंड,
लॉन्ग टर्म मेमोरी इज सेमी परमानेंट मेमोरी and flashbulb memory emotionally significant event record. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल स्कूल विच स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी मनोभौतिकी विद्यालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है कि वेबर रेशियो इंक्रीज द स्टिमुलेट इंटेंसिटी, DL increase proportionately with stimulus changes, and third one कहता है कि Lyman determine perception of sensory stimulus, and D कहता है कि Weber ratio and Fechner law are contradictory। तो साइकोफिजिकल में क्या एक्सप्लेन करता है कि परसेप्शन इन टर्म ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी, यानी परसेप्शन की ये क्या बोलते हैं, उत्तेजना की तीव्रता किस पे निर्भर करता है, हमारे अनुभूति पे निर्भर करता है। और लीमन जो है क्या है, लीमन संवेदन सीमा को निर्धारित करता है। डिफरेंशियल लीमन एंड सेंसरी थ्रेशोल्ड प्ले अ की रोल इन परसेप्शन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है द इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी और retrievability of the information stored in memory produced by prior experience is called, यानी पूर्व अनुभव के कारण स्मृति में संग्रहित जानकारी की पुनः प्राप्ति की क्षमता को बढ़ने को क्या कहते हैं। प्राइमिंग, प्राइमेसी, क्यू एंड एक्विजिशन। तो दिस वन इज प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग when prior exposure of the information facilitate faster to easier retrieval of related मटेरियल फ्रॉम मेमोरी विदाउट कंसस, यानी कि प्राइमिंग में पूर्व अनुभव स्मृतियों को क्या होता है, एक्टिव कर देता है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बिना कॉन्शस के प्रयास के ही हमें क्या हो जाता है, बहुत इजीली हम उसे याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि फॉरेन हल इज द कॉन्सेप्ट कॉइन्ड बाय, फॉरेन हल की अवधारणा किसने दिया था। तो कर्ट लेविन इज द, कर्ट लेविन ने क्या दिया था, फॉरेन हल का कॉन्सेप्ट दिया था। फॉरेन हल विद इन दिस फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी में उन्होंने क्या दिया था, एम्फसाइज एनवायरनमेंट और इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप इन ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियरल चेंज, यानी व्यवहार परिवर्तन में ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल के चरण कौन कौन से हैं। मेंटेनेंस, इंटेंशन, कंटेम्पलेशन एंड एक्शन। तो द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल क्या करता है, स्टेज, उसमें डिफरेंट स्टेज होता है जो कि है कंटेम्पलेशन, एक्शन एंड मेंटेनेंस, डिस्क्राइबिंग क्या कि धीरे धीरे कैसे बिहार में चेंज होता है। द राइट आंसर इज ए, सी एंड डी, मेंटेनेंस, कंटेम्पलेशन एंड एक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक वीडियो और इसका एक पार्ट और बनेगा और हमारा परसेप्शन लर्निंग मेमोरी खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6। टिल देन कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।